वैसे मैं पैदा लिया पटना जिला की एक जगह है छोटी सी मसौढ़ी। जी सर। मसौढ़ी में ही मैं पैदा लिया। मेरा स्कूलिंग मसौढ़ी हाई स्कूल में हुआ। जी सर। लेकिन कर्म क्षेत्र मेरा हो गया इमामगंज। हम लोग जिस परिवेश से आते थे, जिस गरीबी से आए, उसमें लगता था कि पुलिस का बड़ा भारी कौन सा पावर पद आपको? डीएसपी। डीएसपी तक। अच्छा। उससे नीचे का कभी मैंने विधायक बनने के बाद भी बहुत एक्टिव रहे, बढ़ चढ़ के भाग लिया, तो स्वभावतः लोगों की नज़र में आते हम। ये जेल मंत्रालय क्यों मिला आपको? कैसे क्यों? हमको उस समय ये सब पता भी नहीं चलता। मंत्रालय हमको नहीं समझ में आती थी कि कौन लिया जाए कौन नहीं लिया जाए, किसका मांग किया जाए किसका नहीं मांग किया जाए, कि छोड़ दिया जाए। तो जो उनका कोर टीम था उस कोर टीम में मैं था। अच्छा। तो स्वभावतः हमको उन्होंने चुना। अब दलित से कोई चाहिए था ना, तो हम दलित थे, एक चेहरा भी तो चाहिए ना, तो शूट किया। फिर राजद कुमार जी ने नीतीश कुमार जी ने हमको चुन लिया। हम उनको इसके लिए धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने मुझे स्पीकर बनाया। आप देख रहे हैं बिहार आजकल और मैं हूं इमरान अली। शख्स से शख्सियत बनने की कहानी सुनेंगे आप खुद उन्हीं की ज़बानी। फेस टू फेस विथ इमरान अली में हर बार मैं आपकी मुलाकात कराता हूं एक जानी मानी शख्सियत से। इस बार हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं बिहार के राजद के कद्दावर नेता उदय नारायण चौधरी जी। उदय नारायण चौधरी जी बिहार सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं और बिहार विधानसभा के अध्यक्ष भी। सर, आपका बिहार आजकल में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। सर, आपका जो विधानसभा है जहाँ से आप चुनाव लड़ते रहे हैं, विधायक रहे हैं, काफ़ी हॉट सीट है बिहार में, लोग जानते हैं, पूरा बिहार देश जानता है आपके इमामगंज सीट को। लेकिन सर, जो आपकी जन्म स्थली रही है, इसको कम लोग जानते हैं, कम दर्शक जानते हैं कि आपकी जन्म स्थली कहाँ रही, आपका बचपन कहाँ गुजरा, पढ़ाई लिखाई कहाँ हुई। तो कुछ अपनी उन यादों को, बचपन की कुछ यादों को हमारे दर्शकों से शेयर करते। जब आप व्यक्ति अपने काम पर, मुकाम पर पहुंचता है जीवन के, तो असल तो जन्मस्थली, कर्मस्थली जो है वो बदल जाती है। वो बड़ी जन्मस्थली कर्मस्थली में बदल जाती है। वैसे मैं पैदा लिया पटना जिला की एक जगह है छोटी सी मसौढ़ी। जी सर। मसौढ़ी में ही मैं पैदा लिया। मेरा स्कूलिंग मसौढ़ी हाई स्कूल में हुआ। जी सर। उसके उसके बाद कतिपय कारणों से, गरीबी के कारण से हमारे पिताजी चले गए पटना, तो हम लोग भी पटना शिफ्ट कर गए। जी। फिर पटना में पढ़ाई लिखाई हुआ, पटना विश्वविद्यालय से पढ़ाई लिखाई किया, हाई स्कूल भी वहाँ से किया हमने, मिलर हाई स्कूल से। लेकिन कर्म क्षेत्र मेरा हो गया इमामगंज। सर, ये कि आपने सियासत को कैसे चुना? लेकिन आप पढ़ाई हमने नहीं चुना सियासत, जी, लोगों ने चुनवा दिया, हमने चुना ही नहीं सियासत। मैं तो नौकरी में जाना चाहता था, तो पटना में 1975 में बाढ़ आ गई जी। तो हम सब लोग उस बाढ़ में डूब गए, बाढ़ पीड़ित हो गए, हमारा पूरा परिवार बाढ़ पीड़ित हो गया। तो उसी समय हमारी मुलाकात हो गई एक सेंट जेवियर कॉलेज के वाइस प्रिंसिपल थे फिलिप मांथरा, उनसे। तो वो आए मिलने बाढ़ पीड़ितों से। उन्होंने सबसे मिलने के बाद अपना कुछ बाढ़ राहत का काम चलाने का एक प्रस्ताव रखा जी। हमसे। उन्होंने मदद मांगा जी। हमने कहा जरूर करेंगे मदद। हमने उनको मदद किया।
धीरे धीरे करके उनके मैं नज़दीक चला गया। हालांकि उसके पहले मुझे नौकरी हो गई रेलवे में, बैंक में, सबको छोड़ा, चूँकि मेरी इच्छा थी कि कम से कम BA में पास कर लें हम। अच्छा, ये इच्छा थी। तो बड़ी नौकरी नहीं हुई थी यानी? बड़ी नौकरी नहीं हुई थी उस समय हमारी, लेकिन इच्छा थी। BA पास कर गया, उसके बाद BPSC के फॉर्म फिलअप किए थे, उसमें भरना चाहते थे, बनना चाहते थे, और मैं बड़ी तमन्ना थी कि पुलिस में जाऊं मैं। अच्छा। उस समय का जो रंग ढंग चाल देख करके लोगों का, पुलिसिया रौब देख करके, हम लोग जिस परिवेश से आते थे, जिस गरीबी से आए, उसमें लगता था कि पुलिस का बड़ा पुलिस भारी में कौन सा पावर पद है। आपको? DSP तक। अच्छा। उससे नीचे का कभी मैंने सोचा। बाद में तो बहुत सारे DSP आपके SP आगे पीछे चलने लगे। हाँ, वो तो समय का नजाकत है। तो DSP समय बनना का चाहते नजाकत, थे। हाँ, बनना चाहता। लेकिन जो फिलिप मंथरा से जो हमारी भेंट हुई, जी सर। उन्होंने इस तरह से मेरा काउंसलिंग किया कि नौकरी के तरफ से मेरा दिमाग ही घुमा दिया अच्छा, कि नौकरी करके क्या करोगे एक्टिविस्ट बना तुम। दिया। तो उन्होंने इतना अच्छा काउंसलिंग किया मेरा कि नौकरी करके तुम समाज में परिवर्तन नहीं कर सकते हो। जी। जो तुम पुलिस के माध्यम से करना चाहते हो, नौकरी के माध्यम से नहीं होगा। तो हमको उन्होंने धीरे धीरे करके एक्टिविस्ट के दिशा में, एक्टिविज्म की तरफ, और अम्बेडकरवाद सिखाने लगे, गरीबी अमीरी क्या है ये सिखाने लगे, बंधुआ मजदूर के बारे में। मतलब डायरेक्ट राजनीति में ना जाके पहले आप एक्टिविस्ट बने? हाँ, मैं गया ही नहीं डायरेक्ट राजनीति में। जी। मैं राजनीति में आया ही नहीं उस समय। काम करना शुरू कर। लेकिन घर के लोगों को तो अंधेरा लगता होगा, एक्टिविस्ट में क्या स्कोप है, बहुत- क्या करेंगे, बहुत लगता ये था। ऐसा नहीं कि हाँ, जीवन इनका खराब हो जाए। हाँ, तो मैं सोशल जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके साथ अटैच हो गया, तो कुछ मुझे आर्थिक मदद मिल जाती थी। जी। तो आर्थिक मदद मिल जाती थी, फिर मैं अपना काम करने लगा, बंधुआ मजदूर के खिलाफ या न्यूनतम मजदूरी के लिए। इस काम में मैं काफ़ी बिजी हो गया उस समय, और व्यस्त हुआ। उसी समय हम फिर आ गए इमामगंज, उसी क्रम में। आपने ये कार्यस्थली जब इमामगंज को बनाया तो क्या मंशा होगी उस वक्त? जैसे नक्सलवाद के लिए इमामगंज डुमरिया का काफ़ी मशहूर रहा था, तो वो वजह रही क्या? इधर इधर कैसे खिंचाव हुआ? कोई वजह तो देखिए, उपेंद्र नाथ वर्मा जी इस इलाके से थे, और उपेंद्र नाथ वर्मा जी से हमारे पिताजी की बहुत अच्छी दोस्ती थी। यहाँ के गरीबी, मजदूरी, इस सब के बारे में काफ़ी चर्चा करते थे। समाजवादी वातावरण के बारे में चर्चा करते थे, समाजवाद के बारे में चर्चा करते थे। तो मैं उनके साथ 2-4 बार पहले प्रोग्राम्स में घूमना शुरू किया। तो ये कहें कि वो राजनीति गुरु रहे आपके? हाँ, राजनीति में तो मुझे गुरु, राजनीति में लाने वाले वो रहे हमको। जी। हाँ, नो डाउट कि राजनीति में वो खींच करके लाए। जी। लेकिन डायरेक्ट राजनीति में वो हमको नहीं लाए। हम तो उनके साथ आके एक्टिविस्ट बने। अच्छा। जी। उस समय पॉलिटिक्स, चुनाव मेरे दिमाग में नहीं थी उस समय। उस वक्त भी उनके साथ भी जुड़ के आप एक्टिविस्ट ही रहे? हाँ, एक्टिविस्ट ही रहा मैं, और मजदूरी के खिलाफ ये सब काम हम करने लगे। जैसे गया जिला में भी बहुत सारा काम किया, वजीरगंज प्रखंड में किया, खिजरसराय में किया, इमामगंज में भी इन्वॉल्व रहे, डुमरिया में रहे, सब जगह इन्वॉल्व रहे हम। और गांव के अंतिम व्यक्ति के साथ ही रहे हम हमेशा। हमारी पहचान भी बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल नहीं थी, उस वक्त तक नहीं थी, और हम बनाना भी नहीं चाहते थे। अच्छा। एक है कि नहीं था, और हम बनाना भी नहीं लेकिन चाहते। इमामगंज के गांव-गांव में लोग जानने तो लगे होंगे काम हाँ, करने की वजह से? हाँ, जानते थे सब लोग। अच्छा। जानना और प्रचार होना, दोनों में फ़र्क है। जैसे वहाँ सब लोग जानते थे, तो वहाँ मीडिया कहाँ थी? कोई जानता नहीं था अखबार, कोई पत्रकार नहीं। पहली बार तो पत्रकार वहाँ हमने लोगों को बनवाया। जी। तो क्या पहली बार मीडिया को तो हमने वहाँ खींच करके ले गए। तो उस क्षेत्र को, इमामगंज को आपने चुना अगर? हाँ, लेकिन तो चुनने के बाद ही मेरा चुनाव लड़ने का कहीं से नहीं ये था, मंशा मेरी थी कि मैं वहाँ चुनाव लड़ूंगी। जान लीजिए वो मामला कब आया? ये मामला आया चुनाव लड़ने 1900 कितने में आया ये मामला? 1990 में आया। उसके पहले 95 में, अच्छा। 85 में, सॉरी, उसके पहले हम जनता दल में आए। आप जनता और दल उसके जनता दल के पहले लोक दल थी। अच्छा, लोक दल थी। दमकीपा, जी।
तो कर्पूरी ठाकुर जी से भी मेरा संपर्क था, जी। सब लोगों से। तो कर्पूरी जी हमारी को जानते थे, बहुत अच्छा से जानते थे, और कहते थे कि बहुत अच्छा लड़का है, हमेशा पीठ ठोकते थे। जी। कहते थे तुम बहुत अच्छा करोगे, ये सब अपना लगे रहो। तो उस समय और तो किन बड़े 85 राजनेताओं के वही निगाह में पहुंचे आप? कर्पूरी जी से बड़ा जी, कौन था उस जी, समय? बिल्कुल बिल्कुल। उस समय कर्पूरी जी से बड़ा कोई नहीं था। जी। मैं उनको अपना आदर्श मान। जी। तो कर्पूरी जी ने हमको टिकट भी दे दिया लड़ने के लिए, लेकिन उन्होंने टिकट दे दिया हमको फुलवाड़ी से लड़ने के लिए पटना में। अच्छा। हाँ, चूँकि वहाँ भी हमारी पहचान थी अच्छा। और वहाँ के भी लोग चाहते जी। थे, तो हमने इनकार कर दिया कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। जी। फिर अंत में जब बोफोर्स का आंदोलन आया, अच्छा। तो उस समय तक हम राजनीति में प्रवेश नहीं किए थे। जब बोफोर्स आंदोलन आया, तो उस आंदोलन में तख्त बदल दो, ताज बदल दो, बोफोर्स दलालों का राज बदल दो, एक टाइम था, उसमें हम शामिल हो गए वर्मा जी के साथ, और सब बनी थी जनता दल पार्टी। तो चुनाव लड़ने सभी के बीजू पटनायक जी, मुलायम सिंह जी, सब एक देवीलाल जी, सब एक साथ सब एक साथ थे, जी, टोटल लोग उस- एक वो साथ समय, थे जी। वो समय। जी। तो चुनाव लड़ने की बात, तो मैं उस समय भी चुनाव लड़ने की पोजीशन में नहीं था कि मैं चुनाव लड़ूं, लेकिन स्टीयरिंग कमेटी में चुनाव के चले आचार्य राम मूर्ति भी थे। तो सब लोगों ने उस समय पार्टी के आधार पर टिकट बांटा था। जी। तो 6 टिकट मिला था आचार्य राम मूर्ति जी को जी। बांटने के लिए, बीपी सिंह के जमायत से। जी। तब एक टिकट उन्होंने स्वयं दे दिया हमको, हाँ, जी। कि तुम चुनाव लड़ो। जगह नहीं बताया क्या उन्होंने? हाँ, जगह तो था ही, इमामगंज ही दिया। इमामगंज दे दिया। वो असल में वो वर्मा जी ने प्रस्ताव दे दिया था कि कि इमामगंज इमामगंज ठीक ठीक रहेगा, रहेगा, ठीक रहेगा। जी। उन्होंने, हमको तो पता भी नहीं था, अखबार देख के हमको किसी ने बताया कि आपका नाम निकला हुआ है। अच्छा। तब हमको पता हुआ कि हमको टिकट मिला है, चुनाव लड़ना है। ये मैंने ये स्थिति क्या थी। अलायंस था? कौन कौन दल थे उस वक्त? सभी दल थे, अच्छा। सभी दल थे। चक्कर छाप वाला था, जी, चक्कर छाप। से कांग्रेस के विरोध में सभी पार्टियां थी उस समय। उस समय नीतीश जी भी तो साथ में ही थे। हाँ हाँ, सब लोग साथ थे वो। तो ये चलते रहा हमारा। फिर तो उस समय रिजल्ट क्या हुआ आपका? रिजल्ट, टिकट मिल गई, तो अब हमको चुनाव लड़ना था। जी। यहाँ आए, लोगों का अपार बहुमत समर्थन था। जी। मतलब कि अब यही जान लीजिए कि पैसा मेरे पास एक भी नहीं था जी। जब आया मैं। तो जी। एक मित्र के यहाँ गया, टिकट मिला। उसके बाद सबसे पहले मेरी वाइफ नौकरी करती थी, तो वाइफ ने हमको 250 रुपया दे दिया, उसको वेतन मिला था। तो 250 रुपया वेतन मिलता था, उसमें से दे दी। और उस समय 125 रुपया नॉमिनेशन फिलअप करने का लगता था। तो 125 रुपया हमको दे दी कि आप जाइए चुनाव लड़िए। मतलब बड़ा फिर- योगदान उनका है, हाँ, अगर ये कहें तो। अरे भारी योगदान है। एक दोस्त के यहाँ गया, तो एक दोस्त ने हमको दे दिया 5000 रुपया। जी। वो 5000 रुपया दे दिया, तो मैं तो राजा हो गया 5000 में। जी। हाँ, अनएक्सपेक्टेड किंग हो गया हम। जी। फिर यहाँ आए हम, शेरघाटी बांके बाजार आए। पहले से ही लोग तैयार बैठे थे कि आने वाले हैं चौधरी जी, जानते तो थे ही लोग। जी। और हमको पता नहीं, पहले से ही वर्मा जी ने कटवा दिया था मेरा एनआर यहाँ से 125 रुपया का। वो पहले से कट के रेडी था। खाली हमको, और उस समय ज़्यादा कागज भी नहीं लगता था, हमने बस जाति प्रमाण पत्र और सर्टिफाइड कॉपी वोटर लिस्ट का हो गया। आए यहाँ, पहले से ही सब लोग इकट्ठा थे, प्रस्तावक, नॉमिनी सब थे। आ गए यहाँ, भर दिया फॉर्म। जो पहला चुनाव हुआ, मैदान में आप गए, तो क्या माहौल था उस वक्त? कोई माहौल ही नहीं था, कोई लड़ाई ही नहीं थी। कौन था कि कोई तो यहाँ प्रतिद्वंदी हमारे प्रतिद्वंदी थे श्रीचंद सिंह, अच्छा, कांग्रेस से थे क्या वो? कांग्रेस के थे। वो मुकाबला कांग्रेस उस से समय- हुआ था आपका? हाँ, उस समय सबसे का? पहले जी। कांग्रेस तो से पूर्व विधायक श्रीचंद भी तो सिंह। थे वो उस समय के विधायक थे नहीं, तब? सिटिंग वही थे। सिटिंग वही थे। हाँ, सिटिंग उन्हीं वही से थे, मुकाबला उन्हीं हुआ से था। मुकाबला। जी। और इलाके के जो बड़े लोग थे, मुखिया उखिया लोग, मोस्टली सब उन्हीं के साथ थे। अच्छा। सब लोग। तो पहले तो हल्ला उड़ाए लोग की, तो हवा में ऐसी उड़ जाती, अच्छा। एकरा कौन पूछा है, हाँ। इस तरह से। और शुरू में हमको लोग साथ भी नहीं दे रहे थे बहुत ज़्यादा। तो पहला मौका हाँ, था पहला वो। मौका था। और मैं राजनीतिज्ञ था नहीं, पॉलिटिशियन, पॉलिटिकल पार्टी। जी। और तो वर्मा जी ने कहा कि आप चिंता मत कीजिए, आप अपना काम करते रहिए।
उसके बाद हमको वहाँ से समर्थन बहुत ज़बरदस्त मतलब बगैर पार्टी का झंडा ढोए नेता आप बन गए, अगर ये कहें सोशल सामाजिक कार्यकर्ता से नेता हो गया। किसी भी पार्टी के कार्यकर्ताओं से ज़्यादा मैं काम करता था, ही जानिए। जी, काम ज़्यादा करते। हाँ, और जिस बल पर, जिस बुनियाद पर जनता दल खड़ा हुई थी, उस बुनियाद के लिए हमने बहुत काम किया था। अच्छा, जो उनकी भ्रष्टाचार, विचारधारा थी, हाँ, अगर ये कहें, हाँ, जो पूरी उनकी मुस्तैदी के साथ काम किया, और यही कारण था कि हमको लोगों ने ऑप्ट किया था। हाँ, क्योंकि नाम तो सबको ही जानते थे, तो सबको ही, और लालू जी भी हमारे समर्थक थे इस मामले में कि नहीं, इसको लड़ना चाहिए चुनाव, तो सब लोगों ने हाँ कर दिया। तो उसी जीत के बाद क्या जेल मंत्री बने आप? हाँ, उसी जीत के बाद मैं जेल, हाँ, उसी जीत के बाद जेल बना। तो कैसे फिर आप जीत के गए, क्या कुछ हुआ फिर वहाँ पर का क्या नज़ारा था जब चुनाव जीत गए? तो आप असेंबली में गए, चुनाव जीत गए तो मेरे लालू जी तो नेता थे उस समय। हाँ, लालू जी को नेता बनाने में हमारी भूमिका भी रही है। जैसे मैं तो उनकी उस जमा, समय रामविलास पासवान जी भी साथ सब लोग, रामविलास पासवान जी एमएलए नहीं थे, नहीं साथ थे, पार्टी साथ थे, सब लोग, जनता दल में सब लोग साथ थे जी। उस समय। और लालू जी का जब चुनाव हो रहा था नेता का, तो हमने बढ़ चढ़ के उसमें भाग लिया था। ब्रजकिशोर मेमोरियल हॉल में विधायक दल की मीटिंग हुई थी, और कई लोग लालू जी को नहीं चाहते थे, खास करके उस समय के लोग, लेकिन मैं बहुत ही आगे बढ़ के कहा कि नहीं, लालू जी के अलावा तो पहली जीत में ही ये मंत्री बनाने का फैसला कैसे ले लिया गया? अक्सर ऐसा होता नहीं है कि नहीं, हम तो बहुत एक्टिव थे ना जी। पहला जीत से मतलब नहीं, हम पॉलिटिकली एक्टिव थे, सोशली एक्टिव थे, विधायक बनने के बाद भी बहुत एक्टिव रहे, बढ़ चढ़ के भाग लिया, तो स्वभावतः लोगों की नज़र में आए थे हम। ये जेल मंत्रालय क्यों मिला आपको, कैसे हमको उस समय ये सब पता भी नहीं चलता। मंत्रालय हमको नहीं समझ में आती थी कि कौन लिया जाए, कौन नहीं लिया जाए, किसका मांग किया जाए, किसका नहीं मांग किया जाए, कि छोड़ दिया है, ये सब हमको पता। तो कैसे चलाया मंत्रालय को आपने फिर? ज़्यादा दिन हम कहाँ रहे, 1 साल तो रहे जी। हाँ, क्या हुआ उस समय नहीं चला कि मुहिम कि बहुत बड़ा मंत्रिमंडल हो गया है, लोगों को रिजाइन करना चाहिए, अच्छा, हाँ। या हटा देना चाहिए, जम्बो जेट कहा जम्बो जेट का, तो हमने स्वयं टेंडर करके लिख दिया कि नहीं, हम त्यागपत्र देते हैं, बिहार के हित में अगर ज़्यादा गरीब राज्य के लिए मंत्री को घटाना है तो हम दे देते हैं त्यागपत्र। राजद से जदयू में जाने की क्या मजबूरी हो गई? राजद से जदयू में जाने की मेरी मजबूरी, जदयू में जाने की तो जो मजबूरी इस समय आया था, उस समय में टिकट की बात थी। अच्छा, कि राजद से, चूँकि यहाँ से जीत करके गए थे निर्दलीय समता पार्टी से एक राम स्वरूप पासवान जी, तो जब राजद में ही चले गए, हाँ, समता पार्टी से जीते और राजद में चले गए, तो हमको टिकट कहाँ से मिलती? अच्छा, तब आपने एक सहारा ढूंढा। हाँ, और वो भी राजद से ही, जदयू जनता दल से ही गए थे नीतीश जी, हाँ, पार्टी अपनी बनाई थी। हाँ, तो आपका पुराने संबंध भी थे। हाँ, तो हम वहाँ चले गए, तो फिर जीत भी गए। जी, ये है जी, वहाँ के लोग चाहते थे, इमामगंज के लोग, तो मैं जीत गया। जी, क्योंकि सब कुछ तो हम मतदाताओं के ऊपर निर्भर करता है ना। लेकिन नीतीश कुमार जी ने आपको विधानसभा अध्यक्ष बनाया, एक बड़ी कुर्सी दी, बड़ा नाम हुआ आपका देश दुनिया में, लेकिन फिर आपने उनको क्यों छोड़ दिया, फिर से राजद में क्यों आ गए? देखिए, नीतीश कुमार जी ने जो मुझे विधानसभा अध्यक्ष बनाया, तो उसमें हमारी भी तो भूमिका थी कि उनको मैंने मुख्यमंत्री बनाया। आप लोगों को पता नहीं है जी, हमारी भी बहुत अहम भूमिका रही है। उस लड़ाई को बढ़ चढ़ के हमने आगे बढ़ाया पूरे बिहार में घूम घूम करके। तो जो उनका कोर टीम था, उस कोर टीम में मैं था। अच्छा, तो स्वभावतः हमको उन्होंने चुना। अब दलित से कोई चाहिए था ना, तो हम दलित थे, एक चेहरा भी तो चाहिए ना, तो शूट किया। फिर राजद नीतीश कुमार जी ने हमको चुन लिया। हम उनको इसके लिए धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने मुझे स्पीकर बनाया। फिर वापस राजद में क्यों? एक मिनट पहले सुन लीजिए, उनको बनाया जी। और जब दूसरी बार जब हम फिर अध्यक्ष बने विधानसभा के जी, तो जो परिस्थिति थी, मैंने सारा चुकता कर दिया उनका। हमको जो बनाए तो जी कर्ज वसूल दिया आपने? पूरा कर्ज वसूल दिया। इनके चलते 17 एमएलए की सदस्यता मैंने रद्द की। मांझी जी के समय उनको बचाया जी। और नहीं तो नहीं बन सकते थे मुख्यमंत्री अगर मैं नहीं रहता तो जी। तो हमको इस बात का फक्र है, मैं सोचता हूँ कि है, चूँकि
मैं तत्कालीन समय में जो परिस्थिति थी, हमको लगा कि नीतीश कुमार ज़्यादा उपयुक्त होंगे और मैं उनके पक्ष में खड़ा हो गया। कहीं ऐसा तो नहीं था कि आपको बड़ा कलक और मलाल रहा हो कि सीएम आपको ना बनाया गया और जीतन राम मांझी को बना दिया गया, जबकि आप डिजर्विंग थे? यह महसूस किया जाता था। बिहार की जनता समझती थी कि आप सीएम के दावेदार हैं, सबसे बड़े दावेदार हैं, फिर आप नहीं बने। तीन का बराबर भी हमको नहीं था इसका। मलाल नहीं हुआ? नहीं, कोई मलाल नहीं। नीतीश जी ने उनको चुना, मैं उनका स्वागत किया, लेकिन जो परिस्थितियां बनी उस परिस्थिति में फिर वो फिट नहीं हुए। मैं नीतीश कुमार के साथ खड़ा रहा, और खड़ा रहा तो मजबूती के साथ खड़ा रहा, जो पूरा देश और दुनिया देखी है। ऐसी स्थिति भी थी कि हमको किसने हमसे, देश का कौन बड़ा आदमी हमसे नहीं कहा, जो उस समय नीतीश के विरोधी थे उन लोगों ने, किसने हमसे नहीं कहा कि ये काम मत कीजिए, जान लीजिए आप। लेकिन इसके बावजूद मैं नीतीश कुमार जी के पक्ष में खड़ा रहा मजबूती के साथ। ये खुद भी वो कभी शांतिपूर्ण ढंग से अकेले रह के बंद कमरे में सोचेंगे अपने सीने पर हाथ रख के, तो उनको याद आ जाएगा सीने। सर, आप कई देशों में सेमिनार में जा चुके हैं, तो क्या वजह रही, किन बातों को लेकर आप देश दुनिया में बड़े बड़े सेमिनारों में जा चुके हैं और गया ज़िला का प्रतिनिधित्व किया है, बिहार का प्रतिनिधित्व किया है, तो कहाँ कहाँ गए आप? पहली बात तो कि जो प्रतिनिधित्व करने का मामला है, जो बिहार विधानसभा का अध्यक्ष होता है वो कॉमनवेल्थ एसोसिएशन का मेंबर होता है जी, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कॉमनवेल्थ है। किसी भी स्टेट का स्पीकर जो होगा, हाँ, उसका मेंबर होता है। अब उसका आप उपयोग कैसे अपने लिए करते हैं ये आपके ऊपर निर्भर करता है। तो हमने उसका उपयोग अपने ढंग से, पॉजिटिव ढंग से किया। प्रतिभा थी तो आपने? हाँ, हमने किया। और पहली बार बिहार में बच्चों को विधानसभा का सत्र दिखाने का हाई स्कूल का कार्यक्रम शुरू कराया हमने। जो हाई स्कूल के बच्चे हैं, 11th और 10th के बच्चे, लड़के और लड़कियों को जितना दिन विधानसभा का सत्र चलती, उतने हर दिन 30 बच्चों को। विदेश में सर कहाँ कहाँ गए आप सेमिनार को लेकर या कार्यक्रमों में प्रतिनिधित्व के लिए? दर्जनों गए। कुछ नाम बताते हमारे दर्शकों। इंग्लैंड है, कॉमनवेल्थ का जो मेंबर है, इंग्लैंड है, अमेरिका है। अमेरिका कॉमनवेल्थ का मेंबर नहीं, दूसरे कारणों से मैं गया। फ्रांस गया, जर्मनी गया, स्पेन गया, साउथ ईस्ट एशिया में गया, अफ्रीकन कंट्री में गया, जो साउथ अफ्रीका है या तंजानिया है, ये सब है। तो उस वहाँ पे आपकी जो भाषा होती थी सेमिनार में, वो क्या लैंग्वेज? अंग्रेजी। हाँ, दूसरी कोई बातें रखते थे आप वहाँ पर, या कोई किस तरह का सवाल होता था आपसे? उन सभी जगहों पर जो बात करनी है, कोई भी बात आपको, तो आपको सब्जेक्ट वाइज लिख के पहले देना है। अच्छा। तो लिख के जाता था जी। किस तरह की बातें? और वो छपता था, जैसे युवकों के पावर को आगे बढ़ाने के लिए, यूथ पावर को आगे बढ़ाने के लिए, नौजवानों में पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को मजबूती के लिए, जो न्यू कमर्स हैं, लड़के और लड़कियां, उसको पार्लियामेंट्री डेमोक्रेटिक सिस्टम से कैसे अवगत कराया जाए, कैसे फाइनेंशियली उसको आगे बढ़ाया जाए, ये सब विषय होते थे। कैसे एक दूसरे के बीच कोलैबोरेशन मजबूत किया जाए, एक्सचेंज प्रोग्राम का। इतना कुछ होते हुए राजद में आप क्यों चले आए फिर? कि क्या है, ये तो हम ऐसे भी करते थे। राजद में क्यों? हमने राजद जो छोड़ा उस समय केवल बीजेपी के साथ अगर नहीं जाते नीतीश जी, तो मैं उनके साथ रहता। अच्छा, ये वजह थी? हाँ, 17 में बीजेपी के साथ चले गए, इसलिए मैं छोड़ा। बीजेपी में तो पहले से भी थे वो दूसरी बात है, पहले का बीजेपी और अब का बीजेपी में फर्क था। अच्छा। आकाश जमीन का फर्क था। वो खुद भी कहते हैं कि पहले का बीजेपी नहीं है। तो हमने कहा कि अभी बीजेपी में जाने का कोई औचित्य नहीं है, हम लोगों को जो सांप्रदायिक पार्टी है उससे लड़ना चाहिए। सर, नक्सलवाद आपका इलाका जो है इसके लिए मशहूर रहा है, अभी क्या स्थिति है? मतलब इस पर क्या विराम लगा है, या क्यों नक्सलवाद का कारण क्या मानते हैं? ये तो बड़ी बहस की चीज़ है, अगर थोड़े में हम जानना चाहें कि क्या कारण है इसके और क्या इस पर विराम लगा? नक्सलवाद नाम का एक एक व्यक्ति देश का जो गरीबी, बेरोजगारी,
सामाजिक असमानता को दूर करने के लिए बात करता है, वो सब नक्सलवादी लाइन पर है। टोटल जो गांव के गरीबों की बात करेगा, जो उसके हक अधिकार की बात करेगा, जो बेरोजगारों के हक की बात करेगा, जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी की बात करेगा, जो संवैधानिक संस्था को मजबूत करने की बात करेगा, तो नक्सलवादी हो जाएगा। इसमें तो कई बार आपका आरोप भी लगे कि आप उनका समर्थन भी करते हैं। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं समर्थक हूँ, आज भी कहता हूँ। हम इनकार थोड़े करते हैं, मैं इनकार नहीं करता हूँ। जो गरीब किसान के हक अधिकार के लिए, उनके मान सम्मान इज्जत के लिए लड़ेगा, उसके साथ में हूँ। वो लोग लड़ते हैं इसलिए मैं उसके साथ हूँ। बिहार का कितना विकास हुआ है? बिहार का विकास, ये विकास का नज़रिया अलग अलग है। विकास किस चीज़ में आप देखते हैं? कपड़ा लत्ता के पहनावा से देखने चाहते हैं, रोड से देखना चाहते हैं, या जो सामाजिक असमानता है उसके हिसाब से आप जोड़ना चाहते हैं? ये ना बात है। चलिए आपके विषय शिक्षा पे आते हैं, के सामाजिक असमानता पे ही आते हैं। अभी बहुत देर लगेगा, आगे बढ़ रहा है, बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। विकास की गति चल रही है। इसी डर से तो विकास जो हो रहा है अम्बेडकरवाद का और समाजवाद का, पेरियार का, इसी डर से तो शिक्षा व्यवस्था का निजीकरण किया जा रहा है बीजेपी के द्वारा, कि सब लोग अगर जान जाएंगे, ज्ञानी हो जाएंगे, तो फिर कैसे होगा? हमारे यहाँ देश में तो ज्ञान को छुपा के रखा गया। अब एक साधारण सी बात आपको बताना चाहता हूँ, अभी चर्चा चल रही थी। जो रजिस्ट्री होता था किस भाषा में होता था? उर्दू में, फारसी में होता था। उर्दू, फारसी, कैथी। जी, कैथी भी होता था। हाँ, कैथी, जी। ये सामान्य लैंग्वेज तो था नहीं, लेकिन इसमें करते थे। क्यों? इसलिए कि लोगों को इसका पता नहीं चले। वो जैसे दो आदमी, गरीब आदमी रहेगा तो उसके सामने अंग्रेजी लोग बोलना शुरू कर देगा, सामान्य भाषा नहीं बात करेगा। क्यों? उसको ज्ञान से दूर रखना है। जितने भी धार्मिक ग्रंथ हैं या कुछ भी इस तरह की बात लिखी जाती है, सब संस्कृत में है। क्यों नहीं खुल के चर्चा होती है हिंदी में, जो सामान्य भाषा है? नहीं, वो तो उसकी भाषा ही है। नहीं, उसकी भाषा नहीं, उसकी भाषा बनाई गई है, ट्रांसलेट किया जा सकता है, जिससे कि आम नहीं किया गया ट्रांसलेट, जी, आम जनता के रीच से दूर रखा गया, जितना दूरी तक कर सकते हैं। अब धीरे धीरे करके लोग की चिंता उस पर हो रही है, लोग जान रहे हैं, समझ रहे हैं, तब उसकी आलोचना हो रही है। चलिए, अभी जो राजद और जदयू की सरकार है, इसमें भी फिर से पलटा पलटी ये बातें आने लगती हैं। ये सब क्या है मामला? मेरी जो समझ है, इसमें कोई अल्टा पलटी नहीं होगा जी। ये नीतीश कुमार जी के मुख्यमंत्रित्व काल का भी चल रहा है नेतृत्व बिहार में, और आगे आने वाले दिनों में प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार जो नीतीश कुमार जी को बनाई है आम जनता ने, और जिस तरीके से जदयू को तेजस्वी प्रसाद यादव ने अपनी थोड़ी सी हक अधिकार को छोड़ करके, अपने मान सम्मान प्रतिष्ठा की बात छोड़ करके और लीडरशिप मान लिया है, मुख्यमंत्री का कुर्सी भी कहा कि नहीं नीतीश कुमार को देना चाहिए, और महागठबंधन के सब लोगों को इकट्ठा किया लालू जी ने और तेजस्वी प्रसाद। मैं इनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, लालू जी को, तेजस्वी प्रसाद यादव जी को, कि अपने बिहार के हित में, देश के हित में सांप्रदायिक ताकत को समाप्त करने के लिए दिल्ली से ये जो सांप्रदायिक संविधान विरोधी शक्तियाँ मजबूत हो रही है, उसको हटाने के लिए जो किया है, और अब तरह तरह का प्रचार प्रसार किया जा रहा है मीडिया के द्वारा कि टूटने वाला है। ये गठबंधन अभी अटूट बना है जब तक कि सांप्रदायिक ताकत को जो दिल्ली में बैठी है उसको समाप्त नहीं कर दे, कमज़ोर नहीं कर दे, और संवैधानिक संस्था में विश्वास करने वाले लोगों को जब तक गद्दी पर नहीं आ जाएंगे तब तक ये चलते रहेगी गठबंधन। आखिरी सवाल सर, बिहार के लोगों को बिहार की बेहतरी के लिए क्या संदेश देंगे? बिहार बेहतर बने, यहाँ के लोग बेहतर बने, बिहार आगे बढ़े, देश दुनिया में बिहार का सम्मान बढ़े, क्या संदेश देंगे? आज के तारीख में सबसे ज़रूरी बात है कि सब अधिकार, संविधान को मजबूत करने की काम की जाए, और देश में जो सांप्रदायिक ताकत मजबूत हो रहा है उसको उखाड़ फेंकने की काम करें। यही सबसे बड़ी ज़रूरत है आज की। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। धन्यवाद आपको भी। ये थे
बिहार सरकार में पूर्व मंत्री और बिहार में पूर्व विधानसभा अध्यक्ष उदय नारायण चौधरी जी, राजद के कद्दावर नेता हैं, हमसे बहुत तफसीली गुफ्तगू कर रहे थे, बातचीत कर रहे थे। व्यूअर्स, हर बार हम आपको मुलाकात कराते हैं एक जानी मानी शख्सियत से। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।